तो आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह अकबर कि अफगानों के पश्चात में पुनः हुमायूं मुगल वंश की स्थापना दिल्ली पर करता है 1555 के अंदर और 1556 ईस्वी तक रहता है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बनता है मुगल वंश के अंदर। तो अकबर के सबसे पहले तो हम देखेंगे सामान्य इसका परिचय कि इनकी माता का नाम क्या था, इनका जन्म कहां पर हुआ और जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले कि अकबर की माता का क्या नाम था। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि ये सिया धर्म से थी। हुमायूं जब पाकिस्तान की तरफ जाता है, ईरान की तरफ, वहां पर हिंदाल के गुरु की पुत्री है ये, जिससे विवाह करता है, बाद में अकबर का जन्म होता है। तो हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म होता है इनका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। अकबर का जन्म कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी के अंदर होता है। जन्म होता कहां पर है, तो अमरकोट में होता है। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर। अमरकोट के अंदर शासक था वारिसाल। तो वारिसाल नामक शासक के महल के अंदर, अमरकोट के अंदर अकबर का जन्म होता है। जन्म होता कब है, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी के। अकबर के बचपन का नाम क्या था। अकबर का बचपन का नाम था जलाल। अकबर को बचपन के अंदर किस नाम से जानते थे, जलाल नाम से। इसीलिए अकबर, ध्यान रखना, जब बादशाह बना तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से शासक बना था। कि किस नाम से शासक बना, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से अकबर शासक बनता है। नेक्स्ट हम सामान्य परिचय के अंदर अकबर की अगर बात करें तो पिता का नाम तो हो गया है क्या, हुमायूं। फिर बात करें राज्याभिषेक कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी। कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी के अंदर अकबर का राज्याभिषेक होता है। कहां पर होता है, तो कालानौर पंजाब के अंदर होता है। कि जिस वक्त के अंदर हुमायूं की दिल्ली के अंदर मृत्यु होती है, दीन पनाह महल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से घिर करके, उस वक्त के अंदर अकबर पंजाब में होता है और वहीं पर इसका क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और एक ध्यान रखना इसके राज्याभिषेक से कि राज्याभिषेक कब होता है, तो 14 फरवरी 1556। 14 फरवरी को ही एक इतिहास के अंदर मुगल वंश में और तिथि याद रखनी है, बाबर, कि बाबर का वैलेंटाइन डे को जन्म है 14 फरवरी 1483 और 14 फरवरी 1556 वैलेंटाइन डे के दिन ही अकबर ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, राजा बना था। नेक्स्ट है संरक्षण करता कि अकबर का संरक्षण किसने किया था, तो ध्यान रखना अकबर का संरक्षण किया था बैराम खान। कि बैराम खान ने अकबर का संरक्षण किया था। बैराम खान कौन था, बैराम खान हुमायूं का सेनापति था। जब हुमायूं भारत के अंदर पुनः आता है 1556 में, तो मछुआड़े के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध के अंदर हुमायूं के साथ में होता है बैराम खान, जिसके कारण पुनः मुगल सत्ता भारत में स्थापित हो पाती है। तो बैराम खान अकबर का संरक्षण करता था। इसने 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण किया था। कि 4 वर्षों तक बैराम खान ने अकबर का संरक्षण किया था, 1556 से 1560 ईस्वी तक। और बैराम खान को अकबर ने प्रधानमंत्री के पद पर रखा था, वजीर के पद पर रखा था, तथा इसी बैराम खान को अकबर ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था खान बाबा। कि अकबर बैराम खान को किस नाम से संबोधित करता था, तो खान बाबा के नाम से संबोधित करता था। कई जगह नाम आ जाता है खानी बाबा, तो खानी बाबा या खान बाबा के नाम से अकबर किसे पुकारता था, तो बैराम खान को पुकारता था। अब ये 1556 के अंदर शासक बन जाता है। 1560 तक बैराम खान मुगल सत्ता का पूरा प्रशासन चलाता है, क्योंकि अकबर 14 वर्ष की अवस्था के अंदर शासक बना था और इसका राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ। तो जब ये 1556 के अंदर ये थे पंजाब के अंदर, उस वक्त के अंदर दिल्ली पर जो अधिकार था वो हुमायूं के ही सेनापति पारदीबेग, हुमायूं के सेनापति जिसका नाम क्या था, पारदीबेग,
सूबेदार के रूप में दिल्ली को संभाल रहा था। कि हुमायूं का सूबेदार था जिसका नाम था बाद में हुमायूं का सेनापति पारदीबेग, ये मुगलों की तरफ से दिल्ली को संभाल रहा था। कल हमने पढ़ा था शेर शाह सूरी वाला, तब हमने कहा था अंतिम के अंदर सूर वंश के अंदर कि अफगानों का सेनापति होता है हेमू, और हेमू बाद में क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है। और जिस वक्त के अंदर दिल्ली पर हेमू आक्रमण करता है उस वक्त के अंदर दिल्ली को संभाल रहा होता है पारदीबेग, और पारदीबेग ये यहां से दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है हेमू का। तो ध्यान रखना कि दिल्ली पर बाद में अधिकार किसका होता है, तो दिल्ली पर अधिकार हो जाता है हेमू का। दिल्ली पर हेमू का अधिकार, और ये यहां से भाग करके किसके पास में चला जाता है, तो पंजाब चला जाता है, कालानौर अकबर के पास में, और वहां पर कौन होता है, बेराम खां। तो यहां पर ये कहा जाता है कि जब पारदीबेग उनको ये बात बता रहा है कि दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया है और हेमू बहुत शक्तिशाली है, उससे अब युद्ध नहीं किया जा सकता, उसको हराया नहीं जा सकता, तब बेराम खां पारदीबेग की हत्या कर देता है और दिल्ली की ओर रवाना होता है। जब दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तो हेमू व बेराम खां के नेतृत्व में, यानी कि हेमू और इसके विरुद्ध में कौन होते हैं, बेराम खां और अकबर, इनके मध्य में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का यह सेकंड युद्ध कब होता है, तो यह होता है 1556 ईस्वी, क्योंकि अब दिल्ली पर अधिकार किसका था, हेमू का। तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अकबर व बेराम खां आते हैं और हेमू के साथ में युद्ध करते हैं। शुरुआती दौर के अंदर हेमू की विजय हो रही होती है, हेमू हाथी पर बैठा हुआ होता है, हेमू की एक आंख के ऊपर तीर लग जाती है जिस कारण आंख फूट जाती है, और वह हाथी के ऊपर जो बना हुआ होता है ओदा, उस ओदे के अंदर गिर जाता है। तो हेमू की सेना ये सोचती है कि हेमू की मृत्यु हो गई, तो उनमें भगदड़ मच जाती है। तब हेमू को बंदी बना करके अकबर के पास में ले जाया जाता है और बाद में बेराम खां हेमू की हत्या कर देता है। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह कब हुआ, 1556 में। किनके मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना अकबर व हेमू के मध्य, अकबर वर्सेस हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। क्योंकि पानीपत का प्रथम जो युद्ध होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है 1526 में। उस युद्ध के पश्चात में मुगल वंश की स्थापना की जाती है और पुनः दिल्ली पर अधिकार करने के लिए इन्हें पानीपत नामक स्थान पर ही दूसरी बार युद्ध करना होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध के अंदर हेमू को युद्ध के अंदर पराजित करने के पश्चात बेराम खां इसकी हत्या कर देता है और पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार हो जाता है अकबर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1556। किनके मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। विजय कौन हुआ था, तो अकबर हुआ था और हेमू को इस युद्ध में मार दिया जाता है। फिर ध्यान रखना कि 1556 के पश्चात 1560 तक बेराम खां का मुगल सत्ता के अंदर प्रशासन अधिक मजबूत होता है कि अकबर से ज्यादा बेराम खां की इज्जत की जाती है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है वो 1556 के अंदर किनके मध्य होता है, अकबर और हेमू के मध्य। अब दिल्ली के अंदर अधिकार हो जाता है पूर्ण रूप से अकबर का 1556 में, और इस वक्त के अंदर इनका संरक्षण करता है कौन, बेराम खां। तो बेराम खां 4 वर्षों तक संरक्षण रहता है। तो अन्य जो दरबारी होते हैं, जो सरदार होते हैं, क्योंकि बेराम खां जो था ये शिया से था और दूसरे जो अधिकतर जो सरदार थे वो सुन्नी धर्म से थे, तो वो इससे विवाद करते रहते थे, वो हटाना चाहते थे। और दूसरी थी, ध्यान रखना, अकबर की धाई माता जिनका नाम था महाअनंगा, महाअनंगा, और एपिसोड वगैरह आप देखते हैं उसके अंदर नाम लिया जाता है महामंगा। तो ध्यान रखना, महामंगा नहीं, नाम आएगा आपके क्या, महाअनंगा, जो अकबर की क्या थी, धाई माता। और यह भी अकबर को हमेशा बेराम खां के विरुद्ध भड़काती रहती। तब 1560 ईस्वी के अंदर बेराम खां किसी अभियान के लिए गया हुआ था 1560 में। तब तक अकबर भी ऐसे कुछ कारण समझता है कि हाँ मैं कहता कुछ और हूं, बेराम खां करता कुछ और है, तो ये भी चाहते हैं कि मैं भी बेराम खां से मुक्त हो जाऊं। तब 1560 के अंदर अकबर बेराम खां के पास में संदेश भिजवाता है अभियान के समय में ही कि आप मक्का चले जाओ, हमें आपकी दरबार में आवश्यकता नहीं है। तब ध्यान रखना 1560 ईस्वी के अंदर फिर भी बेराम खां बात को स्वीकार कर लेता है और मक्का के लिए रवाना हो जाता है। तो 1560 ईस्वी में
बैराम खां मक्का के लिए रवाना होता है। जब ये मक्का के लिए रवाना होता है तब मुगल सेना व बैराम खां के मध्य युद्ध होता है, अर्थात अकबर व बैराम खां के मध्य। अकबर अपनी मुगल सेना को भेजता है बैराम खां के लिए, तब इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं, ध्यान रखना, तालीवाड़ा का युद्ध। तालीवाड़ा का युद्ध। तो तालीवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो आंसर देंगे अकबर वर्सेज बैराम खां। अकबर वर्सेज बैराम खां के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो तालीवाड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर अकबर की विजय होती है और बैराम खां को पराजित कर दिया जाता है। बैराम खां को बंदी बना करके अकबर के सामने पेश किया जाता है। तब अकबर बैराम खां के लिए कहता है कि भाई आपको 3 विकल्प दिए जाते हैं, इन 3 विकल्पों में से जो आपको चॉइस करनी है वो आप चॉइस कर सकते हैं। तो बैराम खां के पास में 3 ऑप्शन। पहला तो यह रखा जाता है कि आप गुजरात का सूबेदार बन जाइए, पाटन का। तो ये वजीर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो छोटा पद ये लेने में अपना अपमान समझते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, और तीसरा ऑप्शन ये दिया जाता है कि आप मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तो इनके अंदर बैराम खां ऑप्शन लेता है मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए, और बाद में ये मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। जब मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होता है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है वो अफगानों के विरुद्ध होता है, और उसके अंदर मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर अफगानों जो मृत्यु होती है उसी का पुत्र मुबारक खां, ये मुबारक खां पाटन गुजरात के पास में बैराम खां की हत्या कर देता है। बैराम खां की हत्या। तो बैराम खां की हत्या कौन करता है? मुबारक खां करता है। कहां पर करता है? पाटन गुजरात में। कब कर देता है? 1560 में, जब ये मक्का की ओर जाते हैं। मुबारक खां कौन होता है? तो एक अफगान होता है। मुबारक खां कौन होता है? अफगान होता है, जो बैराम खां की हत्या कर देता है। अब अकबर बैराम खां से मुक्त हो जाता है और 1560 से लेकर के 1562 तक ये पर्दा प्रथा या हरम दल के अंदर रहता है। 1560 से लेकर के 1562 तक पर्दा प्रथा या हरम दल। अब बात ये करेंगे पर्दा प्रथा या हरम दल क्या होता है। 1560 से 1562 तक ये जो इनकी धाय माता थी महाअनंगा, तो अब महिलाओं का समूह जो होता है वो हस्तक्षेप करने लगता है। प्रशासन जो होता है वो महामंगा अपने हाथों में ले लेती है, और इस समय के शासनकाल को जो 1560 से 1562 तक का होता है, 1562 के अंदर अकबर महामंगा के पुत्र आदम खां को मृत्युदंड देता है। अकबर आदम खां को, तो उसके शौक के कारण महामंगा की भी मृत्यु हो जाती है 1562 में। तो 1562 के अंदर इसका स्त्रियों का जो हस्तक्षेप होता था वो अब बंद हो जाता है। 1562 तक ये पर्दा प्रथा व हरम दल से मुक्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर हरम दल से मुक्त कब हुआ था? तो हरम दल से 1562 के अंदर हुआ था, और हरम दल में प्रवेश तो 1560 के अंदर बैराम खां की मृत्यु के तुरंत पश्चात। फिर 1562 में जब हरम दल से मुक्त होता है तो सबसे पहले ये अजमेर की जियारत के लिए आता है। 1562 ईस्वी में जब अजमेर की जियारत के लिए आता है, तभी आमेर रियासत जो होती है, आमेर रियासत जयपुर के अंदर होती है। आमेर कहां पर है? तो आमेर है जयपुर, और यहां का शासक होता है भारमल। भारमल कछुआ है राजपूत। तो 1562 ईस्वी के अंदर आमेर का शासक होता है भारमल कछुआ। तब अकबर अजमेर की जियारत के लिए जा रहा होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तब आमेर का शासक भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह का प्रस्ताव रखता है। किसके पास में? तो अकबर के पास में। और 1562 ईस्वी के अंदर अकबर वैवाहिक संबंध स्थापित कर देता है भारमल की पुत्री हरकाबाई। भारमल की पुत्री हरकाबाई के साथ में अकबर विवाह करता है।
तो इस प्रकार से सबसे पहले जो राजपूत विवाह किया जाता है मुगलों के द्वारा, तो वह विवाह कौन सा होता है, तो वह आमेर रियासत के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है और आमेर रियासत का शासक होता है भारमल। भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में करवाता है। इसी हरकाबाई का बाद में अकबर नाम कर देता है मरियम उजवानी। मरियम उजवानी कि मरियम उजवानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरकाबाई को। पूरा इतिहास है, ध्यान रखना कि मरियम नाम रखता है अकबर और उजवानी नाम रखता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती कौन होते हैं, तो उनकी दरगाह पर अकबर, शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत होते हैं प्रसिद्ध, उनकी दरगाह पर पुत्र प्राप्ति के लिए जाता है और उन्हीं के आशीर्वाद से कहा जाता है कि इन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और ये अपने पुत्र का नाम सलीम रखते हैं, जो जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है। तो ध्यान रखना, अकबर ने अपनी पत्नी हरकाबाई का नाम मरियम उजवानी रखा था, जबकि एक इतिहासकार के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि इन्हें इतिहास के अंदर जोधा बाई के नाम से तो नहीं जानते, लेकिन जोधा महल बना हुआ है फतेहपुर सीकरी के अंदर। अकबर जोधा महल का निर्माण करवाता है, तो ये कहा जाता है कि हरकाबाई का नाम क्या था, जोधा बाई था, लेकिन वास्तविक नाम इतिहास के अंदर जो नाम मिलता है वो हरकाबाई मिलता है। नेक्स्ट ध्यान रखना कि आमेर रियासत से जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो भारमल का पुत्र होता है जिसका नाम होता है भगवंत दास, वह भारमल का पुत्र होता है मान सिंह। ये दोनों अकबर के दरबार के अंदर सेवा के लिए आते हैं। कि आमेर रियासत से अकबर की सेवा के लिए कौन आते हैं, तो भारमल का पुत्र तो होता है भगवंत दास, जबकि पुत्र होता है यानी भगवंत दास का पुत्र होता है मान सिंह। ये दोनों सेवा के अंदर उपस्थित होते हैं और मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न होता है। कि अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न कौन था, तो मिर्जा राजा मान सिंह थे और ये अंततः अंतिम तक मान सिंह अकबर की सेना का प्रमुख सेनापति बन जाता है। तो यहां तक क्लियर हुआ 1562 तक। फिर आगे बढ़ते हैं अकबर से संबंधित क्वेश्चन। 1562 ईस्वी के अंदर ही अकबर अभियान चलाता है मेड़ता और मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। मेड़ता का शासक होता है जयमल। तो 1562 ईस्वी के अंदर ये राजस्थान के अंदर राजपुताने के अंदर जो अधिकार करता है वो मेड़ता पर करता है। कब करता है, 1562। शासक कौन होता है, जयमल। इससे पहले ध्यान रखना 1561 ईस्वी के अंदर अकबर अभियान चला चुका होता है। 1561 ईस्वी के अंदर मालवा पर, 1561 ईस्वी के अंदर कहां पर अभियान चलाया था, तो मालवा पर। और मालवा का शासक होता है बाज बहादुर। और ये जयमल और बाज बहादुर दोनों ही शरण लेते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ का शासक होता है राणा उदय सिंह। तो बाद में अकबर राणा उदय सिंह पर अभियान चलाता है, अर्थात चित्तौड़गढ़ पर अभियान चलाता है मेवाड़ रियासत का। तो ये चित्तौड़गढ़ पर अभियान चलाता है 1567 व 68 ईस्वी के। मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत के अंदर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का उस वक्त के अंदर शासक होता है राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप। तो चित्तौड़गढ़ घेराबंदी के समय में अकबर लगभग 5 से 6 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी रखता है और उसके पश्चात में युद्ध शुरू होता है। तो उस वक्त मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ का शासक होता है वो राणा उदय सिंह होता है। इस वक्त ये चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेता है। कि अकबर कहां पर अधिकार करता है, तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करता है और राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ दुर्ग चले जाते हैं। और कुंभलगढ़ के अंदर राणा उदय सिंह की 1572 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। जब 1572 में इनकी मृत्यु होती है तो शासक बनता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में शासक बनता है
जो महाराणा प्रताप शासक बनता है तो अकबर चित्तौड़ को अपने अधीन करने के लिए महाराणा प्रताप के पास में कुल 4 शिष्टमंडल भेजता है, और उन 4 शिष्टमंडल की जो महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं तो बाद में 1576 ईस्वी के अंदर प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। किन के मध्य होता है? तो अकबर का सेनापति होता है मान सिंह। मान सिंह कौन था? तो यही मान सिंह था जो भारमल का पुत्र था, जिसे मिर्जा राजा मान सिंह के नाम से जानते थे, और इन्होंने दत्तक पुत्र घोषित किया था। अकबर ने मान सिंह को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। तो मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का नेतृत्व करते हैं, और मान सिंह का साथ देता है आशफ खान। और इधर हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की तरफ से नेतृत्व करता है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का साथ देता है हसन खान, हकीम खान सूरी, वह भील सेनापति राणा कुंजा। तो इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की हार हो जाती है और मान सिंह विजय होता है। लेकिन ध्यान रखना कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? 18 जून 1576। किनके मध्य हुआ? तो अकबर की तरफ से मान सिंह वह आसफ खान थे, और इधर प्रताप शम वह मुस्लिम सेनापति हकीम खान, और एक भील सेनापति राणा कुंजा। तो इस युद्ध के अंदर भी प्रताप हार जाता है, किंतु इनसे बंदी नहीं बनता, और प्रताप 1597 ईस्वी तक मेवाड़ रियासत के अंदर शासन करता है। जब तक प्रताप रहता है तब तक पुनः अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया जाता है। महाराणा प्रताप के पश्चात में मेवाड़ रियासत का शासक बनता है अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का पुत्र होता है। अमर सिंह भी अकबर के जीते जी तक मेवाड़ रियासत को मुगलों के अधीन नहीं होने देते, किंतु बाद में जहांगीर तक इनका संघर्ष चलता है, और जहांगीर के समय के अंदर अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो यह मेवाड़ रियासत से मुगलों का संघर्ष जो 1567-68 ईस्वी के अंदर शुरू होता है चित्तौड़गढ़ से, और समाप्त होता है 1613 ईस्वी में, और संधि होती है 1615 ईस्वी में। तो वहां तक ये इन दोनों का संघर्ष चलता है। इसके पश्चात ध्यान रखना 1569 ईस्वी के अंदर यह रणथंबोर पर अधिकार कर देता है। रणथंबोर कहां पर है? तो राजस्थान के अंदर है। यहां का शासक सुरजनहाड़ा होता है। तो 1569 में अकबर रणथंबोर पर अधिकार करता है, अभियान चलाकर। उसके पश्चात में कुछ ऐसे शासक होते हैं, यानी कि अकबर ने 3 नीतियां अपनाई थी। पहली तो कुछ तो ऐसे शासक थे जो स्वयं ही अपनी इच्छा से अधिकता स्वीकार कर लेते थे, स्वेच्छा से। जैसे हमने 1562 के अंदर पढ़ा आमेर रियासत का, जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ ऐसे भी थे जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी संधि कर लेते थे। तो आमेर रियासत जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अब आगे हम कुछ स्वेच्छा वाले भी पढ़ लेंगे। और खुद से इन्होंने युद्ध करके राजपुताने पर अधिकार कर लिया था। तो राजस्थान के राजपुताने में इन्होंने 3 तरह की नीतियां अपनाई थी। 1570 ईस्वी के आसपास में अकबर ने राजस्थान के अंदर नागौर दरबार लगाया था। कि कौन सा दरबार लगाया? तो नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी के अंदर। और ये नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य यह था कि राजपुताने के कितने शासक हैं जो मेरे साथ में सम्मिलित है, इसीलिए इसने नागौर दरबार लगाया। इस नागौर दरबार के समय में ही नागौर में रहते हुए इन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। कि अकबर ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया? शुक्र तालाब का। यही क्वेश्चन सीटी के अंदर पूछा गया था कि शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने कहां पर करवाया? तो नागौर के अंदर करवाया था। और इस नागौर दरबार में राजपुताने की किन किन रियासत ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी? तो एक तो था, ध्यान रखना, जैसलमेर। जैसलमेर का शासक था हरराय भाटी, जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। उसके पश्चात है बीकानेर।
बीकानेर का शासक था राव कल्याणमल, जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। फिर है मारवाड़ का शासक था राव चंद्रसेन। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। राव चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, किंतु इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये ध्यान रखना कि ये उपस्थित तो हुए थे लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन मारवाड़ इस समय ये अपने हाथों से खो चुके थे। ये भद्राजोन से आए थे। कि राव चंद्रसेन कहां से आए थे? तो भद्राजोन से। तो इस नागौर दरबार के समय में राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था जिनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राजपुताने की मेवाड़ रियासत को छोड़ करके लगभग सभी रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहां से ध्यान रखना 1570 तक के इसके अभियान। फिर अकबर ने 1572 ईस्वी के अंदर गुजरात अभियान चलाया था। कि कौन सा अभियान चलाया? तो गुजरात अभियान चलाया। यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुजरात अभियान से कि अकबर ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात का अभियान चलाया था, तभी इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार समुद्र देखा था। तो क्वेश्चन आए कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कब देखा था? तो सबसे पहले इन्होंने समुद्र गुजरात अभियान के समय में ही देखा था। इससे पहले इन्होंने कभी नहीं देखा। और गुजरात अभियान के समय में ही इन्होंने पुर्तगालियों से वार्तालाप किया था। कि किससे वार्तालाप किया? तो पुर्तगालियों से। कि पुर्तगालियों से अकबर कब मिला था? तो पुर्तगालियों से भी गुजरात अभियान के समय में ही मिला था। गुजरात अभियान के अंदर अकबर के विजय होने के पश्चात इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कि इन्होंने 1571 ईस्वी के अंदर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने वहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 1574 व 75 ईस्वी में। तो 1574 व 75 में इन्होंने बंगाल व बिहार अभियान चलाया था। और बंगाल और बिहार अभियान के समय में वहां का जो शासक था वो था दाऊद खान। शासक कौन था? तो दाऊद खान। इस दाऊद खान को हराकर इन्होंने बंगाल व बिहार पर अधिकार किया था। किंतु 1575 में पुनः बंगाल पर विद्रोह होता है, तब वापस ये स्वयं बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए जाता है और दाऊद खान को पराजित करने के लिए भी स्वयं ये खुद जाता है। कहां पर? बंगाल के अंदर। और बिहार क्षेत्रों में स्वयं अकबर विद्रोह दबाने के लिए जाता है, अधिकार करने के लिए। बीच में एक ध्यान रखना यहाँ पर है 1564 के अंदर। 1564 में आप बराबर कॉपी के अंदर लिख लेना कि 1564 ईस्वी के अंदर इन्होंने गोडवाना पर अभियान चलाया था। और गोडवाना का जो शासक था वो वीर नारायण थे। वीर नारायण अवस्था में छोटे थे, तो उनकी माता दुर्गावती उनका संरक्षण कर रही थी और दुर्गावती पर इन्होंने वहां पर अभियान चलाया था। गोडवाना पर 1564 में अकबर ने अधिकार किया था। अगर क्रम पूछे तो ध्यान रख लेना कि 1564 के अंदर गोडवाना हुआ। फिर नेक्स्ट ध्यान रखना 1575 के पश्चात में 1585 ईस्वी के आसपास में इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत जो यानी वर्तमान में अफगानिस्तान में है, काबुल कंधार पर अधिकार किया था। काबुल व कंधार पर अधिकार किया। काबुल का जो अधिकार था, किसका अधिकार था? तो अकबर के चचेरे भाई मिर्जा हुसैन का अधिकार था। और 1585 के अंदर इन्होंने काबुल व कंधार पर अभियान चलाया। उसके पश्चात में ध्यान रखना इनका जो अंतिम अभियान पूछा जाता है, तो इनका अंतिम अभियान 1601 ईस्वी के अंदर असीरगढ़ पर था। यह डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। असीरगढ़ दक्षिण भारत के अंदर था। यह अकबर का अंतिम आक्रमण था। अंतिम आक्रमण। ये अकबर का अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो अकबर का अंतिम आक्रमण था 1601 ईस्वी के अंदर असीरगढ़ पर किया गया आक्रमण। असीरगढ़ के लिए कहा जाता है कि असीरगढ़ के धन वगैरह यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में था। इस दुर्ग की चाबियां भी सोने की बनी हुई थी, जिस पर अधिकार किसने किया था? तो मुगल बादशाह अकबर ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ये तो थे अकबर के द्वारा चलाए गए अभियान जहां पर अकबर ने अधिकार किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि अकबर जो था वो अनपढ़ था। अनपढ़ होने के बावजूद इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन मुगल वंश के अंदर सबसे योग्य शासक भी अकबर को माना जाता है। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण कार्य। कि अकबर ने महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए थे। प्रमुख कार्य के अंदर है कि 1562 ईस्वी के अंदर इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन आए कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था। तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी के अंदर करते हैं, और दासों की दिल्ली सल्तनत के समय में सर्वाधिक संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में थी, किंतु इन्होंने दासों को मुक्त करने के लिए दास प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। 1562 ईस्वी के अंदर ही इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कि 1562 में हमने पढ़ा था कि 1562 के अंदर अकबर आमेर रियासत की राजकुमारी हरकाबाई के साथ में विवाह करते हैं। तो ये जो एक धार्मिक कर था, ये हरकाबाई के कहने पर अकबर ने बंद कर दिया था। तो क्वेश्चन आए कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। 1562 ईस्वी के अंदर, क्योंकि हिंदुओं पर अन्य पर जो धार्मिक जो कर लिया जाता था तो उनके कहने पर इन्होंने बंद कर दिया, जिससे क्या है कि प्रजा इनकी तरफ आकर्षित हो। फिर जोधा के कहने पर ही 1564 ईस्वी के अंदर इन्होंने जजिया कर बंद कर दिया। जजिया कर समाप्त कि जजिया कर समाप्त कब किया था। तो 1564 ईस्वी के अंदर अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था वह कर कब समाप्त किया। तो 1564 ईस्वी के अंदर। फिर 1571 ईस्वी के अंदर इन्होंने आगरा के नजदीक फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके इसे अपनी राजधानी बनाया। कि 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे अपनी क्या बना ली, राजधानी बना ली। फिर ध्यान रखना 1573 ईस्वी के अंदर इन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया। तो बुलंद दरवाजा। कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाते हैं। तो 1573 ईस्वी के अंदर इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 1575 ईस्वी। 1575 ईस्वी के अंदर इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी। तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में की थी। ये इबादत खाना क्या था। तो इबादत खाने के अंदर पहले केवल और केवल इन्होंने इस्लामिक गुरु जो थे उनको ही प्रवेश की अनुमति थी। वो इस्लाम धर्म के मूल बिंदुओं पर चर्चा करते थे, अन्य किसी धर्म को इसके अंदर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इन्होंने 1578 में 3 वर्ष के पश्चात में इबादत खाना में सभी धर्मों को आने की अनुमति दे दी थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 1578 ईस्वी के अंदर इबादत खाना में सभी धर्मों को आने की अनुमति दी। सभी धर्मों को अनुमति दे दी। सभी धर्मों को आने की अनुमति दी। अब सभी धर्मों को इन्होंने आने की अनुमति क्यों दी। क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के साथ में भी कुछ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रखे थे। तो इनको इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म व अन्य भी कई धर्मों के बारे में जानकारी के लिए इन्होंने इस इबादत खाने में सभी धर्मों को आने की अनुमति दे दी, सभी धर्म गुरुओं को आने की अनुमति दी। तो अब इसके अंदर क्या होता था, धर्म के मूल बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता था, वाद विवाद किया जाता था, अपने अपने मूल बिंदु रखे जाते थे और अंतिम चरण पर उसे राजा के पास में लेकर के जाया जाता था कि यह इस
धर्म से संबंधित सही है। तब ध्यान रखना कि इन्होंने प्रश्न आएगा डायरेक्ट कि 1578 के अंदर इबादत खाना में अकबर ने सभी धर्मों को आने की अनुमति कब दी, तो आंसर 1578। नेक्स्ट ध्यान रखना, जब इनका वाद विवाद अधिक हो जाता और इनका निर्णय ये स्वयं नहीं करते तो इन सभी धर्मों को अकबर ने अपने अंडर में ले लिया और किसकी घोषणा कर दी, तो मजहर की घोषणा कर दी। मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा का मतलब है कि धर्म के जो निर्णय देने की अंतिम जो शक्ति होगी वो स्वयं अकबर ने अपने हाथ में ले ली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मजहर की घोषणा कब की थी, तो 1579 ईस्वी के अंदर। फिर ध्यान रखना 1582 ईस्वी के अंदर इन्होंने दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी, तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी के अंदर की थी। अब ये दीन ए इलाही क्या है, तो दीन ए इलाही के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करता है तो अपनी पगड़ी को उतार करके अकबर के चरणों में रखेगा, फिर अकबर उस पगड़ी को लेकर के उसके सर पर वापस देगा। तो इस धर्म के अंदर ज्यादा दीन ए इलाही के अंदर किसी ने रुचि नहीं ली थी, किंतु इसके अंदर भी 18 तक कुल संख्या हो गई थी कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले कुल व्यक्ति कितने थे, 18। एकमात्र हिंदू शासक वह अंतिम शासक, पहला व अंतिम हिंदू शासक बीरबल था, जिसका बचपन का नाम महेश था। तो हम आगे पढ़ लेंगे बीरबल को, क्योंकि इनके 9 रत्नों में एक रत्न था बीरबल, जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक, तो वह कौन था, बीरबल था। नेक्स्ट है इनके कार्यों के अंदर कि 1583 ईस्वी के अंदर अकबर ने इलाही संवत की स्थापना की थी। कि इलाही संवत जारी कब किया था, तो 1583 ईस्वी के अंदर अकबर ने जारी किया था। तो ये अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जहां से डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर हम बात करें कि इन्होंने भूमि के लिए कौन कौन सी प्रणाली जारी की थी। तो भूमि के लिए ध्यान रखना, एक तो थी भूमि के लिए जब्ती प्रणाली और एक थी दहसाल बंदोबस्त। और दहसाल बंदोबस्त किसने बतलाई थी, तो ध्यान रखना टोडरमल ने। टोडरमल भी कौन था, इनके एक 9 रत्नों में रत्न था। जब्ती प्रणाली क्या है ये हम देखते हैं कि जब्ती प्रणाली क्या चीज थी। तो जब्ती प्रणाली का मतलब था लगान से, भू राजस्व या लगान जो ली जाती थी उसे क्या कहते थे, जब्ती प्रणाली कहते थे। दहसाल बंदोबस्त का मतलब क्या है कि 10 सालों की औसत निकाल करके कि 10 सालों में कुल कितना अनाज हुआ उसकी औसत निकाल करके उसका 1/3 भाग राजा को दिया जाता था। तो वह था दहसाल बंदोबस्त। दह से 10 साल कि 10 सालों की औसत निकाल करके कर सीखी कि भी इतना अनाज होता है, उसका 1/3 भाग किसको दिया जाता था, तो राजा को दिया जाता था। और यह बंदोबस्त किसने लागू किया, तो यह अकबर ने लागू किया था। और यह व्यवस्था प्रणाली किसने बनाई थी, तो टोडरमल ने बनाई थी। किसने बनवाई थी, टोडरमल ने। फिर हम देखें सैन्य विभाग के अंदर, तो सैन्य विभाग से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है सैन्य विभाग से। वो प्रश्न है मनसबदार या मनसबदारी प्रथा। कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। अब मनसबदारी क्या थी, तो मनसबदारी के अंदर 2 चीजें थी, ध्यान रखना। एक तो थी जात और एक थी सवार। जात का मतलब है पद, क्या है, पद।
कि उस व्यक्ति का पद क्या होगा। तो इन्होंने अलग अलग मनसबदार बनाए कि उसकी हैसियत के अनुसार उन्हें पद दिया गया कि आप उतने सवार रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? सवार रख सकते हैं। जैसे किसी को 10 मनसब दे दिया, मतलब वो 10 सवार रख सकता है, 10 सैनिक रख सकता है। किसी को 100 दे दिया गया। इसी प्रकार से इन्होंने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी तथा इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो इसने सैन्य विभाग में पुनः जीवित किया था। वो कौन सी? तो घोड़ों पर निशान दागना, घोड़ों पर निशान दागना, वह सैनिकों का हुलिया बनाना की प्रथा वापस किसने शुरू की थी? अकबर ने। अकबर ने, ध्यान रखना, बलबन की नीति को भी पुनर्जीवित किया था। बलबन ने जो की थी सिजदा व पेबोस प्रथा, तो सिजदा व पेबोस प्रथा को अकबर ने भी लागू किया था। फिर आगे बढ़ते हैं अकबर से संबंधित प्रमुख प्रसंग। नेक्स्ट है अकबर के स्थापत्य कला में से इन्होंने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया था। तो इमारतों के लिए ध्यान रखना, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर करवाता है और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां करवाता है। यहां पर कंफ्यूजिंग मत हो जाना कि आगरा के लाल किले का निर्माण तो कौन करवाता है? अकबर। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां करवाता है। ये अन्य और किसका निर्माण करवाते हैं? तो इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला तथा लाहौर का किला, तथा लाहौर का किला, इन 3 किलों का निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है। लाहौर के किले से याद आया, एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लिख लेना कि 1585 ईस्वी में अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। यह ध्यान रखना, 1571 में तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, बाद में उसे राजधानी बनाया। 1585 में अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बीच में लिख लेना। तो इन्होंने 3 तो किलों का निर्माण करवाया, फिर इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्होंने दीवाने खास, दीवाने खास, फिर है पंचमहल, पंचमहल, उसके पश्चात है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, उसके पश्चात में है जोधा महल, जोधा महल। इनका निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है। कहां पर करवाया? फतेहपुर सीकरी के अंदर। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और जोधा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट एक चीज और बता देता हूं पंचमहल के लिए कि पंचमहल राजस्थान के अंदर भी वेरी इंपॉर्टेंट है स्थापत्य में, कि पंचमहल का निर्माण आमेर के नजदीक मिर्जा राजा मानसिंह करवाया था, मानसिंह ने करवाया था। जहां पर अकबर जब अजमेर जियारत के लिए आता था तो पंचमहल के अंदर विश्राम करता था। तो ध्यान रखना, एक तो पंचमहल है फतेहपुर सीकरी जहां पर अकबर स्वयं इसका निर्माण करवाता है। फिर आगे है कि उसे ध्यान रखना अकबर से कि अकबर के 9 रत्न, कि इसके दरबार में कुल कितने रत्न रहते थे? तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न रहते थे। अब 9 रत्न कौन से हैं? तो सबसे पहला ध्यान रखना मिर्जा राजा मान सिंह, जो इनके 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न थे और सर्वश्रेष्ठ सेनापति के रूप में भी थे। तो पहला रत्न कौन सा? मिर्जा राजा मान सिंह। फिर दूसरा तो अबुल फजल, अबुल फजल, इन्हीं अबुल फजल ने अकबर की आत्मकथा अकबरनामा लिखा था। ये ध्यान रखना कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। और अकबर की विस्तृत जो जानकारी है वो अकबरनामा के ही 3रे अध्याय आईने अकबरी में मिलती है, आईने अकबरी।
तो ये क्वेश्चन आए कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। यहाँ स्थापत्य के अंदर एक चीज और लिख लेना कि दिल्ली के अंदर हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी अकबर करता है, कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, ध्यान रखना, फेजी। तीसरे नंबर पे 9 रत्नों में फेजी कौन था, तो फेजी अबुल फजल का छोटा भाई था, जो अकबर का राजकवि था, दरबारी राज कवि। जो कौन था, फेजी था। अबुल फजल के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी के अंदर सलीम करवा देता है। कब करवाता है, 1602 ईस्वी के अंदर। कौन करवाता है, तो सलीम करवाता है, क्योंकि सलीम अंतिम समय के अंदर अकबर के कार्यों से अकबर का समर्थन नहीं करता, इनके विरोध हो जाता है। कारण क्यों, क्योंकि 1556 में शासक बनता है, 1605 तक रहता है, तो 50 साल इसने शासन किया है। तो अब सलीम भी क्या होने लग जाता है, धीमे धीमे ज्यादा आयु होने लग जाती है। तो ये भी सोचता है कि यार कद बापूजी ललित सिंह, कद मैं राजा बनूं, क्योंकि इसका पुत्र ही जो होता है खुसरो, वो भी क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। तो इसलिए सलीम 1602 ईस्वी के अंदर, जो अकबर का एकदम निकटतम व्यक्ति होता है अबुल फजल, उसकी 1602 के अंदर हत्या करवा दी जाती है। जब दक्षिण भारत से ही आता है तो सलीम उसकी हत्या करवा देता है। किसके हाथों, तो ध्यान रखना, राम सिंह बुंदेला के हाथों। किसके हाथों करवा दी जाती है, राम सिंह बुंदेला। फिर ध्यान रखना, फेजी के पश्चात में टोडरमल, ये भी इनके 9 रत्नों में एक रत्न था। टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी की थी, तो दहसाल बंदोबस्त जो लागू अकबर ने की थी। नेक्स्ट है 5 नंबर पे आ जाता है मानसिंह अबुल फजल फेजी टोडरमल। उसके पश्चात में आ जाता है अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना बेराम खान का पुत्र था, और इसे खान ए खाना की उपाधि अकबर देता है। कि अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी थी। और ये किसका पुत्र था, बेराम खान का पुत्र था। और इसके बारे में मैंने जानकारी आपको जब बाबर पढ़ रहे थे तब मैंने दे दिया था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, जो तुर्की भाषा में थी, और उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना करता है, जो इनके 9 रत्नों के अंदर एक रत्न था। फिर ध्यान रखना, बीरबल भी इनके 9 रत्नों के अंदर एक रत्न था। बीरबल का पहले नाम महेश दास था, कि बीरबल का पहले नाम क्या था, महेश दास। और महेश दास को बीरबल की उपाधि किसने दी थी, राजा बीरबल की, तो अकबर ने दी थी। और बीरबल ही पहला व्यक्ति, वह अंतिम हिंदू व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। इसके पश्चात में है मुल्ला दो प्याजा। यह भी क्या था, इनके 9 रत्नों के अंदर एक रत्न था। फिर है आपके 9 रत्नों के अंदर रत्न में मानसिंह अबुल फजल फेजी टोडरमल, अब्दुल रहीम खान ए खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अपाउद्दीन। और कौन था, तो फकीर अपाउद्दीन। और इनके पश्चात में थे तानसेन। एक कौन था, तो तानसेन। ये इनके 9 रत्न थे। तानसेन, ध्यान रखना, दरबारी संगीतज्ञ था। कि अकबर का दरबारी संगीतज्ञ कौन था, तो अकबर का दरबारी संगीतज्ञ तानसेन था। तो ये अकबर के 9 रत्न, जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर के कुल 9 रत्न कौन कौन से हैं, तो मानसिंह अबुल फजल फेजी टोडरमल, अब्दुल रहीम खान ए खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अपाउद्दीन और तानसेन। अन्य अकबर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे बढ़कर के आपके किसी भी एग्जाम अगर आप दोगे तो अकबर के इनसे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे अकबर के पुत्र सलीम, जो जहांगीर के नाम से बादशाह बना।